नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन और आज देखने वाले हैं सेट नंबर 12। इस सीरीज के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। यह जो सेशन चल रहा है वह सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे नए क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं और बिल्कुल नए तरीके से कराए जा रहे हैं, तो बने रहिएगा सेशन के अंत तक। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का मान है 1/5। तो हमें बताना है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का मान क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि अगर कभी वैल्यू इस प्रकार से लिखा हुआ रहे x प्लस वाई बट्टा जेड, है ना, इसका मतलब क्या है कि जेड किसके बट्टा में है, इसके भी और इसके भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड जोड़ वाई प्लस जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं। चूंकि जेड दोनों के बट्टा में है तो जेड से हम इसमें भी भाग कर सकते हैं और इसमें भी भाग कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए, साइन थीटा जो है वो आपका क्या है, इस दोनों के नीचे है। तो हम साइन थीटा से इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी भाग करेंगे। तो जब आप एक में भाग करिएगा साइन थीटा से तो 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। 1/sin थीटा यानी कि साइन थीटा का उल्टा, आगे माइनस है तो माइनस। फिर क्या है यहाँ पे, फिर है यहाँ पे कॉस बट्टा साइन, फिर कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग करिएगा तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, इसका वैल्यू है आपका 1/5। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन तो यही है ना, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो साइन थीटा से दोनों में भाग करेंगे, तो एक में जब साइन थीटा से भाग करिएगा तो 1/sin थीटा यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यहाँ देख लीजिए प्लस है तो प्लस, और ऊपर में देखिए कॉस बट्टा क्या है, साइन, तो कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास देख लीजिए कॉसेक माइनस कॉट का मान है 1/5 और पूछा गया है कॉसेक प्लस कॉट का मान। तो जब भी कॉसेक माइनस कॉट का मान दे और कॉसेक प्लस कॉट का मान पूछे तो बस इसी को उल्टा कर देना है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/5 है। जब आप इसको उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1/5 का उल्टा 5/1 यानी कि 5। ध्यान रखना है कि कॉसेक माइनस कॉट का जो कॉसेक माइनस कॉट थीटा का जो मान होता है उसी का उल्टा कॉसेक प्लस कॉट थीटा का मान होता है, या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान होता है उसी का उल्टा क्या होता है, उसी का उल्टा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान होता है। यह फॉर्मूला आपको पहले भी बताए थे। फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस चीज़ को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए माइनस बी और इंटू क्या लिख सकते हैं, इंटू लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका, इतना बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर इसका मान मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया x और इसका मान पूछ दे तो यह गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1/x हो जाएगा। और अगर इसका मान देकर के इसका मान पूछ दे तो यह आपका बट्टा में चला जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कॉसेक माइनस कॉट के मान का उल्टा कॉसेक प्लस कॉट का मान होता है और कॉसेक प्लस कॉट के मान का उल्टा कॉसेक माइनस कॉट का मान होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्या है, k प्लस 1/3। यहाँ k प्लस 1/3 का मान दे रखा है 3। तो हमें बताना है, क्या बताना है यहाँ पे, के क्यूब प्लस 1/k क्यूब का मान, इसका वैल्यू हमें बताना है। क्या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यूब प्लस 1/k क्यूब, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सोचिए, जब भी क्वेश्चन में k प्लस 1/k का मान दे और के क्यूब प्लस 1/k क्यूब का मान पूछे तो यह जो वैल्यू देख रहे हैं ना, एक बार इसको करिएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब हमें करना है तो एक बार हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। और इसी वैल्यू को एक बार करेंगे 3 गुना, तो 3 गुना 3, और बीच में क्या रहेगा, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ देख लीजिए अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18। आपके क्वेश्चन का यही आंसर। मान लीजिए सवाल ऐसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान यहाँ पे आपका दे दे, क्या दे दे, k दे दे, और तब आपसे पूछे कि भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इस k का एक बार कर लेंगे क्यूब और फिर इसी k का एक बार कर लेंगे तिगुना, और प्लस वाला है तो माइनस। सवाल आपका ऐसे भी आ सकता है, x माइनस 1/x का मान k दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। हम लोग इस एक बार फिर से क्या करेंगे, यह जो मान आप देख रहे हैं एक बार इसका कर लेंगे क्यूब, एक बार इसी को कर लेंगे तिगुना, और माइनस वाले में बीच में क्या करना है, प्लस करना है। तो यह आपका ट्रिक है जो अलजेब्रा क्लास में आपको बताया जा चुका है। आगे बढ़िए, अगले सवाल में देखिए क्या है,
एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 किलोग्राम, उनमें से 7 जिनका औसत भार 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 छात्र जिसका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत भार बताइए। देखिए 49 छात्रों का औसत भार कितना है? 39। औसत भार अभी 39 किलोग्राम है, ठीक है। अभी औसत भार कितना है? अभी औसत भार 39 किलोग्राम है। हमें फिर क्या बताना है लास्ट में कि नया औसत भार क्या होगा। तो अभी पूरे कक्षा का औसत भार 39 है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 छात्र जिनका औसत भार 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम औसत वाला जो है वह क्या किया है? कक्षा छोड़ दिया है। और जिसका औसत भार 54 किलोग्राम है वह कक्षा में शामिल हो गया है। 7 स्टूडेंट जिसका औसत भार 40 किलोग्राम है वह कक्षा छोड़ दिया और 7 ऐसा स्टूडेंट जिसका औसत भार 54 किलोग्राम है वह कक्षा में आ गया। 7 गया है, उसके जगह पर 7 ही आया है, लेकिन 40 औसत वाला गया है और 54 औसत वाला आया है। आप एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, जो पहले से औसत है उसमें वृद्धि होगा कि कमी? आप बोलोगे वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा? क्योंकि 40 औसत वाला 7 व्यक्ति गया है और 54 औसत वाला 7 व्यक्ति आया है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आया है अधिक औसत भार वाला आया है, तो क्या होगा? वृद्धि होगा, यानी पहले वाले औसत से ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा? तो 40 से 54 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है? 14 का वृद्धि। तो एक में 14 का वृद्धि हो रहा है, तो 7 है तो 14 से 98 का वृद्धि हो जाएगा टोटल भार में। टोटल भार में कितना का वृद्धि होगा? 98 का। औसत में कितना का? तो 98 को औसत में बदलना है, तो 49 छात्र है टोटल, 49 से भाग करिए, औसत में बदल जाएगा। रिपीट करें अपनी बातों को, जरा ध्यान से समझिएगा। बोला क्या है कि 40 छात्र जिसका औसत भार 7 स्टूडेंट जिसका औसत भार 40 किलोग्राम है समूह से निकल गया, और 7 स्टूडेंट फिर से आ गया जिसका औसत भार कितना किलोग्राम है? 54 किलोग्राम। तो औसत भार में वृद्धि कितना का हुआ? 14 किलोग्राम का। तो औसत भार में 14 का वृद्धि हुआ है, कुल कितना व्यक्ति के? 7 व्यक्ति के, यानी कुल वृद्धि हो जाएगा 14 सत्ते 98। तो 98 का वृद्धि हुआ। टोटल में 98 का ही वृद्धि हो रहा है ना। अब ये जो 98 का वृद्धि हुआ है कितने छात्रों में? औसत में इसको बदलना है। टोटल 49 छात्र है तो 49 से भाग करिए, 49 से काटिए इसको, 49 दूना 98, यहाँ पे 39 और 2 कितना हो जाएगा? 41। यानी कि अब जो कक्षा है उसका औसत कितना होगा? यह हो जाएगा आपका 41। विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह हमें बताना है। पहला कथन में देखिए क्या है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, इसका मान 50 150 होगा। और दूसरा है 8x प्लस 8/x, 8 बाई क्या? x, इसका मान -16 होगा। इसका मान क्या है? -16 है। तो x टू द पावर 197 प्लस x टू द पावर 197 का मान ज्ञात कीजिए। यह दरअसल 1 बट्टा है। क्या है? 1 बट्टा x टू द पावर -197 का मान 2 होगा। हमें यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन जो है उसको जरा गौर से देखिए, क्या है आपका? 100 का स्क्वायर माइनस 99 का, इस तरह से है 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 98 का स्क्वायर माइनस क्या है? माइनस 97 का स्क्वायर है, इस तरीके से है। फिर क्या है आपका? प्लस 96 का स्क्वायर, और इधर क्या है? माइनस 95 का। इतना ही कैलकुलेशन थोड़ा समझ लीजिए। एक चीज जरा गौर से देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। तो एक बार इसको जोड़ लीजिए, तो 100 प्लस 99 इंटू ए माइनस बी, इसी में गुना करेंगे ए माइनस बी से, तो 100 में से 99 घटाइए, 1 से गुना करिएगा तो इतना ही रह जाएगा ना। तो ए प्लस बी का मान इतना, ए माइनस बी का मान 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू होगा ना 100 का स्क्वायर माइनस 99 का, 100 प्लस 99 होगा। प्लस है तो प्लस, 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर का मान क्या होगा? 98 प्लस 97 होगा। क्या होगा? 98 प्लस 97। रिपीट करें, समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका मान जो होगा वो 96 प्लस 95 के बराबर होगा। आप बोलोगे कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक बार ए प्लस बी लिखोगे और इनटू फिर क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। तो 96 में से 95 घटाइए 1 और 1 से इसमें गुना करिएगा तो यही तो रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका क्या बन गया? यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन गया, क्या बन गया? क्वेश्चन आपका हो गया 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है? डॉट 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 1 तक है। इसका योग कितना होगा? तो 1 से 100 तक के संख्याओं का योग क्या होता है? 100 गुना 101/2, यही तो होता है। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग। 2 से काटिएगा 50, 50 में 101 से गुना करिएगा 50 150। तो पहला कथन तो सही है, पहला कथन तो सही है। इसका योग क्या होगा? 50 150।
दूसरे में आते हैं। यहाँ देखिए 8x है प्लस 8/x है, इसमें से अगर आप 8 कॉमन लेते हैं तो 8 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, इधर x बचेगा प्लस 1/x बचेगा, और बराबर इधर क्या है -16 है। 8 से काटिए, 8 दूना 16, -2 आया। तो x प्लस 1/x का मान -2 होने का मतलब क्या है, -2 होने का मतलब है कि x का मान -1 होगा। यहाँ पे देख लो x प्लस 1/x का मान -2 है, तो x प्लस 1/x का मान -2 तभी होगा जब x का मान -1 होगा। तो x का मान -1 आया, तो क्या -1 का पावर 197 प्लस 1 बट्टा -1 का पावर 197 का मान 2 होगा, नहीं होगा, -2 हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। भाई x का पावर 197 का मान क्या होगा, जब x का मान -1 है तो -1 का पावर अगर आप विषम संख्या रखिएगा तो -1 ही रह जाएगा। तो यह आपका -1 प्लस -1 यानी कि -1 -1 -1 -2 होगा, जबकि इसका मान बोला है कि 2 होगा। तो 2 कथन जो आपका दे रखा है उसमें से कौन सही है, केवल कथन 1 सही है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका गलत है। आगे चलिए, यहाँ देखिए साइन ए का मान 4/5 और साइन बी का मान 15/17। तो साइन ए माइनस बी का मान पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए माइनस बी का मान। देखिए साइन ए का मान 4/5 है, इसको हम कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए यह हमारा ट्रायंगल ए हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5, तो बचा आधार कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। दूसरा जो ट्रायंगल दे रखा है इसमें क्या बोला है, यहाँ पे देखिए इसको ट्रायंगल हम बी मान लिए। यहाँ बोला है कि साइन बी का मान 15/17। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब 15 हो गया, कर्ण 17। अब 15 17 है तो आधार कितना होगा 8, क्योंकि 8 15 17 का आपका ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट, उससे क्या होगा कि यह निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट करते तब आपका आधार निकलता। अब यहाँ से दो चीज निकला है, क्या निकला है कि एक तो ट्रायंगल ए हो गया और दूसरा ट्रायंगल बी हो गया। ट्रायंगल ए, जहाँ भी ए मिलेगा वहाँ लंब आधार कर्ण यहाँ से लेंगे, जहाँ भी बी लगा होगा वहाँ लंब आधार कर्ण यहाँ से लेंगे। हमें क्या बताना है, साइन ए माइनस बी का मान। तो देखो साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है साइन ए माइनस बी का मान, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। पिछले सेट में भी क्वेश्चन था कॉस ए माइनस बी, यहाँ क्या है, यहाँ है आपका साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब क्या करेंगे, हम साइन ए का मान रखेंगे। तो साइन ए का मान तो 4/5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4/5 रहने दीजिए, इंटू कॉस बी, बी का मान हमेशा यहाँ से लेना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो 8 बट्टा क्या लेंगे, 8/17 लेंगे। आगे देखिए माइनस है तो माइनस, कॉस ए, कॉस ए है तो यहाँ से मान रखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो 3/5 और बट्टा क्या है साइन बी गुना साइन बी, तो साइन बी का मान तो 15/17, यहाँ से रखिए 15/17। जहाँ भी ए लगा होगा थीटा का मान यहाँ से रख, जहाँ भी ए लगा होगा लंबाधार कर्ण यहाँ से डालेंगे, बी होगा लंबाधार कर्ण आपको यहाँ से डालना है। दोनों का नीचे देखिए 85 है, यहाँ भी 85, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 17, 5 गुने 17 85 होगा ना। ऊपर वाला घटेगा तो 8 चौके 32 में से 15 या 45 माइनस करेंगे, तो 32 में से 45 माइनस करिएगा क्या हो जाएगा -13, तो -13/85 विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फॉर्मूला क्या याद रखना है, याद रखना है कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता। साइन थीटा का मान 4/5, तो ए दिया हुआ है तो एक तो ट्रायंगल ए हो जाएगा, साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 कर्ण 5 आधार कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से किसी भी जहाँ भी ए लगा होगा साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए सबका मान उधर वाले से डालेंगे, और जहाँ भी बी लगा होगा सबका मान हम इस वाले से डालेंगे। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए क्या है। बोला यह गया है कि एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या में 8:5:9 का अनुपात है, ठीक है 8:5:9 का। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने पर, यानी पहले से देख लीजिए गणित भौतिकी और रसायन, गणित है भौतिकी है और रसायन है, मैथ है फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। इनके पुस्तकों की संख्या में क्या रेशियो है 8, 5 और 9 का, ये रेशियो है।
बोला क्या है कि इनका संख्या बढ़ जाता है 10%, यानी गणित का संख्या 10%, तो 8 में 10% की वृद्धि करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 110% के बराबर। तो 110/100 या 110% लिख सकते हैं। आगे देखिए, भौतिकी में क्या हो रहा है? भौतिकी में वृद्धि हो रहा है 5% का, तो इसका संख्या 105%, पहले जितना था उसके 105% के बराबर हो जाएगा। और तीसरा क्या है आपका? केमिस्ट्री यानी कि रसायन, इसके संख्या में भी 5% की वृद्धि, तो इसका संख्या भी अपने पूर्व संख्या के 105% के बराबर हो जाएगा। हमें यह बताना इस क्वेश्चन में कि वृद्धि करने का प्रस्ताव है, वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताइए। पहले देख लीजिए, गणित का पुस्तक इतना है, भौतिकी इतना था, केमिस्ट्री इतना था। अब बोला है गणित में 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि का मतलब कि संख्या अब स्वयं के 110% के बराबर। 5% मतलब पहले जितना था उसका 105% हो जाएगा। वैल्यू अगर कट रहा है तो काटिए। देखिए, प्रतिशत तीनों में है तो तीनों में से पहले काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 से अगर हम काटते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो 5 से काटेंगे, इधर क्या होगा? 21। 5 से अगर आप काटते हैं तो 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे 22 होगा। अब कुछ कटने वाला है जो सब में हो। देखिए, 4 या 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो बच गया गुना करिए। 22 अठे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 20 अठे 160 और 8 दूना 16, 176 होगा ना। 22 अठे 176। आगे देख लीजिए, 105 तो 105 रहने दीजिए, और इधर संख्या 21 नमा 189, यानी आंसर हो जाएगा 176, 105, 189, विकल्प सी आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम की जगह 1300 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम की जगह 1300 ग्राम दिखाता है, मतलब कितना ग्राम ज़्यादा दिखाता है? या 300 ग्राम। दिखाना कितना चाहिए इसको? 1000 ग्राम। तो इतना ज़्यादा दिखाता है, इतना से प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि कितना प्रतिशत ज़्यादा यह तराजू दिखा रहा है। काटिए, 3 जीरो से आपका यहाँ पे 2 और 1, 3 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा? 30। तो 30% जो है लाभ तो तराजू के वजह से हो रहा है, और साथ ही वह अपने क्रयमूल्य में 15% की वृद्धि कर दिया है। तो 30% का लाभ इसके वजह से, 30% का लाभ हो रहा है आपका तराजू के वजह से, तो यह हो गया ए का मान। ठीक है, और साथ ही साथ बी का मान क्या होगा? तो यह जो है वस्तु को 15% अधिक में बेच रहा है। अब हम लोगों से पूछा है कि उसका शुद्ध लाभ। तो जब एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ मिले तो वहां पे हम लोग ए बी फॉर्मूला लगा करके टोटल लाभ निकालते हैं। और ए बी फॉर्मूला का क्या होता है आपका? ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। इससे हम लोग टोटल लाभ यहाँ पे निकालेंगे। तो ए के जगह पहला बार कितना लाभ होता है इसको? 30। बी के जगह फिर 15, दोनों को जोड़िए यहाँ प्लस ए बी यानी 30 गुने 15, और बट्टा में क्या रहेगा? बट्टा में 100 रहेगा। टोटल इतने % का लाभ इसको हो जाएगा। देखिए, काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 15 या 45 में 10 से भाग करेंगे 4.5, और 30 और 15 45। 45 में 4.5 ऐड करेंगे तो 49 क्या हो जाएगा? 49.5, यानी टोटल जो है वह 49.5% का लाभ इस व्यापारी को हो जाएगा। लाभ जो है 30% तराजू कमवा दिया, और उसके बाद 15% और बढ़ा दिया। तो जब एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ हो, 2 बार % लाभ हो, तो हम ए बी फॉर्मूला का उपयोग करके इस व्यापारी को होने वाला टोटल लाभ निकालेंगे। ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। ए जो पहला बार जितना लाभ हुआ, बी दूसरा बार इस वस्तु पर जितना लाभ यह ले रहा है, तो टोटल यह कितना लाभ ले लेगा? 49.5। आगे देखिए, अगला सवाल क्या है? बोला है कि वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है। जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी 87,501 से बड़ा है, और 765 से पूर्णतः विभाज्य है। हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 765 से पूरा पूरा कट जाता हो। हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कितना से कटे? 765 से पूरा पूरा कटे। एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, अगर कोई संख्या 16 से कट रहा है ना, तो वह 16 के सभी फैक्टर से कटेगा। तो 16 का फैक्टर कौन है जो 16 को काटेगा? 8, 4, 2, साथ में 1 भी। तो जो भी नंबर 16 से कटेगा, समझ जाइए कि 16 के सभी फैक्टर से वह जरूर कटता होगा। यानी 16 से कट रहा है तो 8 से जरूर कटेगा, 4 से जरूर कटेगा। अगर कोई नंबर 24 से कट रहा है ना, तो वह 24 के सभी फैक्टर
कहने का मतलब 12 है, 8 है, 6 है, 3 है, इन सब से पक्का कट जाएगा। ठीक है, चलिए पहली बात। अब आगे यहाँ देखिएगा 765, इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है। जिस किसी नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे 15 है तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंचे 75, यानी जिसके लास्ट में 5 होगा ना वह उसी नंबर को काटेगा जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। जिसके लास्ट में 0 या 5 नहीं होगा उसको यह काट ही नहीं सकता है। तो देखिए 765 तो विकल्प सी को नहीं काटेगा क्योंकि इसके लास्ट में आपका 0 या 5 नहीं है। 15 से कटने का, 765 से कटने का पहला कंडीशन यही हो गया कि लास्ट में 0 या 5 होना ही चाहिए, तभी हम चेक भी करेंगे। यहाँ तो आपका 0 5 है भी नहीं तो इसको तो हम चेक भी नहीं करेंगे। अब बचा 3 ऑप्शन। अब 765 को जरा फैक्टराइज करके देखिएगा यहाँ पे क्या यह नंबर, यहाँ देखिए 7 6 13, 7 6 13 5 18, यह वाला नंबर क्या 9 से कटता है 765? देखिए 7 6 13 5 18, तो यह 9 से कट रहा है। इसका मतलब कि इससे जो नंबर कटेगा वह 9 से भी पक्का कट रहा होगा। अब चेक करते हैं 9 से कटने वाला। 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो यहाँ देखिए 8 8 16, 9 25, 5 30, 7 37, अंकों का योग आपका 9 से नहीं कट रहा है, यह 9 से नहीं कटेगा। और 9 से नहीं कटेगा तो फिर 765 से कैसे कटेगा? क्योंकि 765 का एक फैक्टर 9 है, जब इसके फैक्टर से नहीं कट रहा है तो फिर इससे कैसे कट सकता है? यहाँ देख लीजिए 8 7 15, 15 9 24, 7 31, 5 36, यह वाला आपका कट रहा है। यह हमारा आंसर हो सकता है। हम आंसर एलिमिनेट कर रहे हैं, गलत ऑप्शन को हटा रहे हैं। 8 7 15, 7 22, 7 29, 5 34, यह भी आपका नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं। तो जो ऑप्शन आपका है वही क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले इसको आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, यानी गलत ऑप्शन को हटा दीजिए, सही तक आप पहुंच जाइएगा। आगे बढ़िए। यहाँ देखिए सवाल क्या है, x माइनस 1/x का मान 13 है और हमें क्या बताना है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान। जब भी आपके पास x माइनस 1/x का मान हो ना, देखिएगा यहाँ पे इसका मान मान लीजिए कि कुछ भी दे रखा हो, सपोज करिए कि k दे दिया और इससे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, इस k का करना है एक बार स्क्वायर और फिर आपको लिखना है प्लस का 2, बस इतना सा काम करना है। समझिएगा यहाँ x माइनस 1/x का मान अगर क्वेश्चन में दे दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, स्क्वायर वाला पूछा है ना, तो इसके मान का एक बार स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे या तो 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे। माइनस यहाँ रहे तब हम लोग 2 जोड़ देंगे। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है आपका, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि x प्लस 1/x का मान k दे करके, और यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। स्क्वायर तक हमें पहुंचना है तो इस k का हम एक बार स्क्वायर करेंगे और जब भी स्क्वायर करेंगे तो या तो 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ प्लस वाला है तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यह दोनों बात आपको पहले समझना है। x माइनस 1/x का मान अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर प्लस 2 होगा, और अगर x प्लस 1/x का मान k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 होगा। और तीसरा जो चीज आपको समझना है वह क्या है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में m कुछ भी, और आपसे x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का मान पूछ लिया। देखिए स्क्वायर का मान पता है, इसका मान पता है और तभी से इसका मान पूछ रहा है, मतलब स्क्वायर ही तो हमें करना है। तो जो वैल्यू आपका m है हम इसका करेंगे स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 2, क्योंकि यह भी प्लस है और प्लस वाला ही पूछा जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ से चलिए आप बताइए इसको देख करके, इस वाले को देख करके कि इससे क्या आप बता सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस, नीचे लिख लेते हैं, इससे आप बता सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। हाँ सर एकदम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 1/x का मान जो भी होगा उससे अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो इसका स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 और 2 कितना हो जाएगा 171। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 13 का स्क्वायर प्लस 2 171। अब इसके मान से हमें बताना है x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान से 4 तक जाना है तो स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो अब हम करेंगे सिर्फ 171 का स्क्वायर और माइनस का 2। अब इस कैलकुलेशन में आप मत फंसिए,
आप सिर्फ इकाई अंक बताइए कि 1 का स्क्वायर करिएगा 1 आएगा और 1 में से 2 घटाइएगा तो 9। हमारा आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 9 होगा, और ऐसा केवल एक ऑप्शन है विकल्प डी। 171 का स्क्वायर जब करिएगा तो इकाई अंक तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा लास्ट में, और 1 में से जब 2 घटाइएगा तो लास्ट में 9 आएगा, यानी आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। हम यहाँ से बता सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 171, लास्ट में 1 आया, फिर 1 का स्क्वायर और -2 करेंगे तो लास्ट में 9 वाला हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए, इसका बताना है महत्तम समावर्तक। यहाँ जो आप भिन्न देख रहे हैं 12/5, क्या भिन्न है आपके पास? 12/5 है। इसके अलावा है आपके पास 14/15, और तीसरा क्या है? तीसरा जो है वह है आपका 16/17। इसका बताना है HCF। अगर कभी भी डाटा महत्तम समावर्तक यानी कि HCF, अगर कभी भी डाटा आपका भिन्न के रूप में होता है तो आंसर भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में तो आंसर भी हमारा भिन्न के रूप में निकलेगा। इसका निकालना है HCF, तो जो निकालना होगा ना भिन्न का, वही ऊपर वाले का निकालिएगा। तो 12, 14 और 16 का बताइए महत्तम क्या होगा? जो 12, 14, 16 तीनों को काटेगा, तो तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है। तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2 है। तो यहाँ तो ऊपर में 3 है, यह तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ तो 4 है, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। हमारा आंसर होने का संभावना क्या है? इसी का है। ठीक है, अब चलिए, अब ऊपर वाले का HCF, अब ऊपर वाले का HCF ले लिए तो नीचे वाले का हम लेंगे LCM, यानी 5, 15 और 17 का क्या लेंगे? 5, 15 और 17 का हम LCM लेंगे। तो 5, 15 और 17 का LCM क्या हो जाएगा? 17 × 15 हो जाएगा, और 17 × 15 कितना? 555। आप बोलोगे सर यह बात कैसे पता चला कि 17 × 15 होगा? भाई 5, 15, 17 है, तो ऐसे ही तो आप तोड़ोगे ना, 5, 15 और 17, 5 से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 तिया 15 और यहाँ पे क्या होगा? 17। तो 5 जो है वो इसमें भी है, तो सीधे देख लीजिए 5 × 3 × 17 हो रहा है ना, तो वही हम बोले 15 × 17 आपको बस कर लेना है। तो 2/155 यही आपका आंसर, विकल्प सी। यानी भिन्न के रूप में अगर कभी डाटा दे, LCM निकालना होगा तो सभी के अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे, और अगर HCF निकालना होगा तो सभी के हर का HCF निकालेंगे और अंश का LCM यानी हर का LCM निकालेंगे। जो निकालना होगा, जो पूछा जाएगा, मान लीजिए LCM पूछा जाएगा तो सभी के ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, और अगर HCF पूछा जाएगा तो सभी के ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में तो आंसर भी भिन्न के रूप में होगा। तो आंसर भिन्न के रूप में कब होगा? जब नीचे भी कुछ लिखेंगे। तो अगर ऊपर वाले का आप HCF निकालें तो नीचे वाले का LCM, और अगर ऊपर वाले का LCM तो नीचे वाले का HCF। आगे बढ़िए, बोला है रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40, 60 दिन में पूरा करते हैं। रुचि, खुशी और तेजू, रुचि, खुशी और तेजू एक काम को पूरा करता है 30, 40 और 60। यह करता है 30 दिन में, यह करता है 40 दिन में, और यह करता है आपका 60 दिन में। हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। सबका LCM कितना हो जाएगा? 120। 30, 40, 60 का में से जो सबसे बड़का है उसको पकड़ेंगे और उसका पहरा तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटका सब ना काटे, यही LCM। तो 60 को देख लीजिए, ये काटेगा ही नहीं, 60 दूना 120, 120 को ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा। 120/30 एक दिन में यह इतना काम, 120/40 एक दिन में यह इतना काम, 120/60 एक दिन में यह इतना काम करेगा। यह आपका LCM मेथड है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेसिक सा बात है। अब देखिए बोला क्या है, यदि खुशी और तेज दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करे, रुचि की सहायता करे कौन? खुशी और तेज, लेकिन बोला हर तीसरे दिन, यानी पहला दिन रुचि अकेले काम, दूसरा दिन भी रुचि अकेले काम, और तीसरा दिन रुचि के साथ जो है वह खुशी भी रहेगा और तेजू भी रहेगा। इसी तरीके से अगर काम होता रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त? फिर चौथा दिन रुचि अकेले, पांचवा दिन रुचि अकेले, और छठा दिन रुचि और इसके साथ जो है वह खुशी, और साथ में जो है वह आपका तेजू भी काम करता है। यानी यही पैटर्न चलता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप बताइए, पहला दिन केवल रुचि काम अगर करती है तो कितना यूनिट? 4। रुचि एक दिन में 4 यूनिट, दूसरा दिन भी रुचि अकेले तो 4 यूनिट काम, और तीसरा दिन तीनों मिलकर कितना? 4, 3, 7, 2, 9, तो 4, 4, 8 और 9, 17, 17 यूनिट काम आपका हुआ कितने दिन में? 1, 2, 3 दिन। तो 3 दिन का काम यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 दिन में 17 यूनिट काम हुआ। अच्छा, 17 यूनिट काम से तो काम नहीं चलेगा, हमें पूरा 120 यूनिट काम लेना है। तो 17 में हम कितना से गुना करेंगे कि काम के करीब पहुंच जाएंगे? 7 से, 17 7 119, 8 से गुना करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। काम हमें लेना है 120 यूनिट, तो 17 में 7 से गुना करेंगे 119। चूंकि 7 गुना काम लिए तो समय भी तो 7 गुना लगेगा, तो 7 या 21 दिन तो इधर लग गया,
प्लस 21 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 119 यूनिट। अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है, और यह बचा हुआ 1 यूनिट काम कौन करेगा? तो बचा हुआ काम देख लीजिए, 3 दिन का साइकिल है ना, 3 सत्ते 21, 21 दिन के बाद 22वां दिन फिर से रुचि, और रुचि 1 दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 यूनिट काम में 1/4 दिन, यही समय लगेगा। सोल्व करिए, 81 21 चौके 84 और 1 85, 85/4 दिन टोटल जो है वो आपका यहाँ पे समय लग जाएगा। पूरे काम को इस तरीके से अगर किया जाएगा तो हर तीसरे दिन अगर इस काम को तीनों मिलकर करे, उस केस में यह पूरा काम जो समाप्त होगा वह आपका 85/4 दिन में। अल्टरनेट का यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, दो बेलन के त्रिज्याओं में 1:4 का अनुपात, बात हो रहा है यहाँ पे दो बेलन का, और दो बेलन के त्रिज्याओं में क्या रेशियो है, त्रिज्या को हम आर से दर्शा दिए 1:4 का, यानी एक बेलन का त्रिज्या 1 तो दूसरा का त्रिज्या 4, और उनके ऊंचाई में, और इसके ऊंचाई का रेशियो क्या है, ऊंचाई का रेशियो जो है वो है आपका 4:3। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है उनके आयतन का अनुपात, यानी कि वॉल्यूम का। अब इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, अब बात यहाँ पे किसका हो रहा है, बात यहाँ पे बेलन का हो रहा है, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr² × h, यही तो होता है, बेलन का आयतन यही होता है πr² h। तो देखो, जब भी आप कोई रेशियो लिखते हो तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे पाई इसमें भी लिखेंगे जब हम इसका आयतन निकालेंगे, और इसमें भी लिखेंगे, एक बार लिख ही लेते हैं। देखिए, पहला बेलन का त्रिज्या 1 है, दूसरा का 4 है, दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात और दो बेलन के ऊंचाई का अनुपात, यहाँ पे दो अलग अलग बेलन है। तो आप बताइए कि पहले बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप लिखिएगा πr², तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और इंटू h, तो h कितना 4, यही लिखोगे, पहला का आयतन हो गया, रेशियो है तो रेशियो। दूसरा का आयतन फिर से क्या लिखिएगा, पाई, उसके बाद r², तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इंटू h, दूसरा का ऊंचाई क्या है 3, पहला का त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना, तो आयतन इतना, दूसरा का त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना, तो आयतन इतना। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा तो क्या होगा, पाई यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। तो करना आपको यह है कि हमेशा जब भी आयतन निकालना हो, बेलन का आयतन का रेशियो निकालना हो, तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको मत लिखिए, सिर्फ r² × h लिखिए। तो 1 का स्क्वायर 1 × 4 क्या हो जाएगा, ये आपका 4 ही रह जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी सिर्फ r² × h करना है, तो r का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। समझ पा रहे हैं? अगर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, दो बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है और आयतन पूछे, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ r² × h, 1 का स्क्वायर 1 × 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। अब चूंकि यह वैल्यू कट रहा है तो काट लीजिए, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे 12 चौके 48। आंसर क्या होगा, 1:12, विकल्प ये आपका आंसर हो गया। यह बात क्लियर हो रहा होगा। अब कभी मान लीजिए, गौर से समझिएगा, यहाँ पे यह जो वैल्यू आया है वह क्या है, r² × h करके आया है। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आयतन का अनुपात दे दिया, आयतन का अनुपात क्या है 1:12, इस तरीके से दे दिया, और साथ ही साथ त्रिज्या का अनुपात भी आपका क्वेश्चन में दे दिया, त्रिज्या का अनुपात कितना है 1:4 का अनुपात, और आपसे पूछ लिया कि भाई ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है, हमें एक चीज पता है कि आयतन क्या होगा, आयतन में जो है r² × h, तो चूंकि यह r² × h है तो इसमें r² से भाग करेंगे तो h निकलेगा, तो इसमें भाग करिए r² यानी इसमें जो है r² यानी 1 के स्क्वायर से भाग करिए, तो 1 में 1 के स्क्वायर यानी 1 से भाग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इसमें कितना से भाग करेंगे r² से, तो 12 में 4 के स्क्वायर यानी 16 से, तो 12/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/16 हो जाएगा। यह इसके ऊंचाई का अनुपात, 4 से काटिए 4 तिया 12, 4 चौके 16, बट्टा में नहीं रहेगा, यह वैल्यू यहाँ आ जाएगा, यानी क्या आ गया आपका 4 फिर से 3 आ गया। तो कहने का यह मतलब है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे, आयतन का अनुपात पूछे, तो त्रिज्या का स्क्वायर गुना r² × h करके निकालेंगे। और अगर मान लीजिए आयतन दे करके और इस दोनों में से कोई एक देगा, तो हमें क्या समझना है, इसमें हमें यह समझना है कि अगर त्रिज्या दिया है तो आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर से भाग करेंगे, ऊंचाई निकल जाएगा, और अगर आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो आयतन में अगर हम ऊंचाई से भाग करेंगे तो त्रिज्या का स्क्वायर निकलेगा। क्लियर? आगे बढ़िए अगले सवाल में। यहाँ देखिए, हमें रेशियो बताना है किसका, यह बिहार सीजीएल का क्वेश्चन है। 4 का पावर जो है 3.5 है, ठीक है,
और अनुपात का मतलब होता है बट्टा। इसमें भाग करना है 2 का पावर 5 से, भाग करिए और रेशियो बताइए। क्या 4 के लिए आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, लिखा जा सकता है भाई। 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो यह वैल्यू हो गया 4 का, और पहले से जो पावर है उसको अपने जगह पे, पहले से जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। बट्टा नीचे देख लीजिए 2 का पावर कितना 5। अब ऊपर में देख लीजिए 2 पावर है, तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो बेस को लिखिए, पावर को गुना करिए। 2 गुने 3.5 कितना होगा 7, और नीचे में क्या है 2 कितनी बार 5 बार। अब काटिए इसको। एक बात आपको पता होगा, बेस सेम रहे भाग में रहे तो पावर घटता है, तो 2 का पावर 2 ऊपर में बचेगा और नीचे में कुछ नहीं बचेगा। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 7 यानी 2 कितनी बार 3 4 5 6 7, 2 7 बार, और बट्टा 2 का पावर 5 यानी 2 कितनी बार 2 3 4 5, 5 बार 2 से 5 बार 2 कैंसिल, 2 कितनी बार बचेगा 2 बार। यही चीज़ तो लिखे। 2 का पावर 7 यानी ऊपर में 2 7 बार है, और 2 का पावर 5 यानी 2 नीचे में 5 बार है, तो 5 2 से 5 2 कैंसिल, सिर्फ ऊपर में 2 2 बार बचेगा। अब 2 का स्क्वायर करने का मतलब 4 और नीचे में 1, 4 बट्टा 1 मतलब 4:1। विकल्प बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। हमें एलसीएम बताना है किसका, हमें एलसीएम बताना है लघुत्तम समावर्तक बताना है। 3 का पावर 7 है, कॉमा 3 का पावर 12 है, और इसके साथ साथ 3 का पावर 17। इसका क्या बताना है एलसीएम। गौर से देखिएगा, एलसीएम बताना है ना, तो जब भी बेस सेम रहे और सिर्फ पावर अलग अलग रहे तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही एलसीएम। तो 3 का पावर 17 इसका एलसीएम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सबसे कटने वाला जो संख्या होता है वही एलसीएम होता है। तो 3 का पावर अगर 17 लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का हम क्यूब ले लिए, तो 3 का क्यूब जो है वह 3 के पावर 2 से भी कटेगा और 3 के पावर 1 से भी कटेगा। देख लीजिए 3 का क्यूब कितना 27, 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का पावर 1 कितना 3, तो 27 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 3 का पावर 4 जो है वह कितना होता है 81, तो 3 का पावर 4 जो है वह 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 सबसे कटेगा। देखिए 81 27 से भी 9 से भी 3 से भी सबसे कटेगा, और जो सबसे कटेगा एलसीएम। तो यहाँ 3 का पावर 17 जो है वह इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो यह क्या हो जाएगा एलसीएम। और अगर मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए यानी मौसा निकालने के लिए बोल दिया गया होता तो कैसे निकालते, अगर बेस सेम रहे और एचसीएफ पूछे तो जो सबसे छोटा होगा वही एचसीएफ। तो 3 का पावर 7 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, यानी महत्तम समावर्तक 3 का पावर 7, और लघुत्तम समावर्तक 3 का पावर कितना 17 हो जाएगा। यहाँ बताना था एलसीएम। 3 का पावर कितना, यहाँ पे 3 का पावर हम रखेंगे 3 का पावर रखेंगे 17, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है 3 का पावर 17। अगले सवाल में आइए, यहां देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एमंग द फॉलोइंग इज, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन एमंग द फॉलोइंग। इसमें से हमें बताना है सबसे बड़ा भिन्न। अब सबसे बड़ा भिन्न बताना है तो देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यह दोनों तो छोटा है, क्लियर हो गया। इस दोनों को तो चेक भी नहीं करना है, पूर्णांक 4 है, यहाँ 6 है, इस दोनों को चेक नहीं करना है। अब इस दोनों में चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ भी पूर्णांक 7 है, यहाँ भी पूर्णांक 7 है। भिन्न वाले पार्ट को देखिए, इसका भिन्न वाला पार्ट पहले का 8/9 है, और इधर भिन्न वाला पार्ट 7/10 है। अब इस दोनों में चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब दो भिन्न में चेक करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 × 10 यहाँ कितना हो जाएगा 80, और 7 × 9 यहाँ कितना हो जाएगा 63। बताइए बड़ा वैल्यू किसके सामने आया 8/9 के सामने, यानी यह वाला जो है वह बड़ा हो जाएगा। तो 7 सही 8/9 विकल्प बी आंसर। यहाँ देखिए पूर्णांक में तो 4 है ना, यहाँ 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यह दोनों इन दोनों से तो बड़ा ही होगा क्योंकि पूर्णांक वैल्यू 7 है। अब यह भी 7 यह भी 7, तो हम इसके दोनों के भिन्न वाले भाग को चेक किया, 8/9 7/10 में कौन बड़ा है, यह वाला बड़ा है। इसका मतलब यह जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन होगा वह आपका बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा यह वाला फ्रैक्शन होगा। ठीक है चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू, जय हिंद।